नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना शर्मा द्विवेदी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि भारत में मौजूदा समय में लिविंग रिलेशनशिप से जुड़े हुए कौन कौन से कानून हैं, यानी कि सहजीवन को लेकर, और आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस अहम चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ हैं ऐश्वर्या भाटी, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही हैं मुरारी तिवारी, जो कि पूर्व सचिव हैं दिल्ली बार काउंसिल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगी वार्ता के दौरान। पहला सवाल ऐश्वर्या जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर विश्व स्तरीय तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सहजीवन यानी कि लिविंग रिलेशनशिप को लेकर क्या मौजूदा समय में कानून है? देखिए, कानून हैं और काफ़ी प्रोटेक्शन जैसे जब कानून देता है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है या सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, हालांकि उस एक्ट में वाइफ है, पर उसका जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो जब प्रोटेक्शन मिल रहा है इन रिलेशनशिप्स में महिलाओं को, और अगर वो प्रोटेक्शन मिल रहा है तो ये ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेड है, ये वैलिड है। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में जो रेप वाला जजमेंट था, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर हम इस तरह के केसेस को कहेंगे कि ये गलत है, तो सबसे पहला बात सुप्रीम कोर्ट पे आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोटेक्शन दे दिया तो ऑब्वियसली वो एक तरह से वैलिडिटी हो गई इन रिलेशनशिप्स में। जी, लेकिन अगर मैंने जो सवाल किया था आपसे, विश्व स्तरीय तौर पे देखा जाए, आपको ऐसा लगता है कि इस बीच अदालतों ने जिस तरीके से वहाँ केसेस फाइल किए गए और उन मुकदमों के तौर पर ये फैसले दिए गए कि अगर कोई स्त्री और पुरुष अपनी मर्जी से सहजीवन में रह रहे हैं एक लंबे समय से और शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो उन्हें शादीशुदा कपल का दर्जा दिया जाएगा। सारी चीज़ें बहुत साफ साफ तरीके से बोली गई हैं, स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अदालतों को क्यों आगे आना पड़ा और इस तरीके के निर्णयों को लेना पड़ा? देखिए, क्योंकि ये एक रियलिटी है, ये एक समाज की सच्चाई है, ये हमारे आज के टाइम की रियलिटी है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, इसको आने में तो काफी समय लगा। ये 2005 का कानून है, लेकिन इससे पहले भी लिव इन रिलेशनशिप्स हो रहे थे, और उन लिव इन रिलेशनशिप्स के जो मैटर्स, केसेस जो कोर्ट के सामने आ रहे थे, तो कोर्ट ने ये देखा कि अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे, वाइफ को बिल्कुल वाइफ कहेंगे, और उसमें लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला रह रही है उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस कानून की ही धज्जियां उड़ जाएगी, उसका जो बेसिक पर्पस है वो ही डिफीट हो जाएगा। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कही है कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स में पुरुष और महिला रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, अगर शारीरिक संबंध भी उनके हैं, तो ये एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में एक कैटेगरी होती है, तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड इन लॉ कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। वो लेकिन इट्स ओनली अ प्रिजम्पशन, इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ इन लॉ। वो प्रिजम्पशन कभी भी उसको अपसेट किया जा सकता है बाय अ कंक्लूसिव प्रूफ। हमारे साथ मुरारी तिवारी भी हैं, पूर्व सचिव हैं दिल्ली बार काउंसिल से। उनसे सवाल करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आपके मन में भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुरारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने ऐश्वर्या जी से भी सवाल किया कि मौजूदा समय में कई देशों में लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है कानूनी तौर पर, आपको ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे करके इस रिश्ते को लेकर भारत में भी स्वीकार्यता देखी जा रही है? देखिए, हमारे देश में आज तक भी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कोई कानून नहीं है। पार्लियामेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था कि आप इस पे कोई पर्टिकुलर लॉ पास करें। आज की डेट में कोई ऐसा इनैक्टमेंट नहीं है। और जैसा मैंने अभी सुना, ऐश्वर्या भाटी जी ने बताया, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोटेक्शन में भी कहीं डायरेक्ट लिविंग रिलेशनशिप की कोई बात नहीं है। जब ये 2005 में एक्ट आया, उसके बाद पहली बार इंदिरा शर्मा का मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। उस केस में लिव इन रिलेशनशिप का डिफिनेशन बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या दो व्यक्ति जो एक मैरिजेबल एज और जो मैरिज की जो कंडीशन होती हैं, क्या वो फुलफिल करके दोनों एक साथ रह रहे हैं। और जब साथ रह रहे हैं एज ए मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस केस में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस की एक्सटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में द वर्ड इज वुमन। वुमन अगर किसी भी शेयर्ड हाउस में रह रही है या किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है, तो वो प्रोटेक्शन दैट विल बी एक्सटेंडेड टू दी लिविंग रिलेशनशिप लेडीज ऑल्सो। तो वो ऐसा उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि लिविंग रिलेशनशिप वालों को लिए दिया जाएगा। उसमें वुमेन की डिफिनेशन और लार्ज कर दिया, उसमें इवन मेड, मिस्ट्रेस, कीप,
सबको उसमें कवर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी जजमेंट में, जो मैंने आपको बताया इंदिरा शर्मा की जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोटेक्शन को एक्सटेंड कर दिया और उसमें ऐसा बता दिया कि औरत मेंटेनेंस भी मांग सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में, राइट टू रेजिडेंस भी मांग सकती है, डैमेजेज मांग सकती है, एज ए वाइफ वो हर चीज जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस तो मतलब ये कह सकते हैं उसमें कि वो सब कुछ मांग सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष तौर से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को बाकायदा पूरी तरह से शादीशुदा जोड़े के तौर पर सभी अधिकार मिलेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, हम इसको इन शॉर्ट तो क्या ऐश्वर्या जी, इस माहौल को अगर हम इस तरीके से देखें, जिस तरीके से 8 दिशा निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के तौर पर, एक नियति को जानने की कोशिश की गई है कि जो दो लोग रह रहे हैं अपनी रजामंदी के साथ और पूरी तरह से शादीशुदा जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, उसमें नियति को भी जानने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप विवाह के बिना एक साथ रह रहे हैं। कभी भी अगर किसी दूसरे की चीज नहीं बर्दाश्त है या कभी भी टकराव और दोराव होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और किसी वक्त भी रिश्ते को छोड़कर जाने की संभावना या विकल्प बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि विकल्प पूरी तरह से खुले हैं। लिव इन रिलेशनशिप में एक कानून का बाउंडेशन नहीं है, एक सोसाइटी का बाउंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से कानून का बाउंडेशन इज रियली, उसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होता है मैट्रिमनी में, क्योंकि कोई भी शादी ये सोच के नहीं तोड़ता है कि कानून में मेरा क्या राइट है या क्या ड्यूटी है। मैरिजेस इसलिए टूटती हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ ब्रेक हो जाती है, कुछ उनको मतलब एक ताना बाना टूट जाता है, उनके प्रेम का ताना बाना टूट जाता है। और अगर किसी चीज से वो रुकी रह सकती है तो वो एक सोसाइटल प्रेशर से रुकी रह सकती है। और शायद बच्चे भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बच्चे देखिए लिव इन रिलेशनशिप में भी होते हैं। जी, मैं आपको जो डिफरेंस बताना चाह रही हूँ मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप का, वो डिफरेंस खाली सोसाइटल सैंक्शन से आता है, क्योंकि सोसाइटी में सैंक्टिटी नहीं है इस तरह की रिलेशनशिप्स की आज भी। मोरालिटी और लॉ की अगर हम बात करें तो ये दोनों अभी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट प्लेटोज पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसीलिए ये जरूरी हो गया कि जब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी रनअवे कपल्स जो आपस में एक दूसरे को रजामंदी से पसंद करते हैं कहीं भाग जाते हैं या कहीं अपने परिवार की मंशा से अलग चले जाते हैं, तो उन रनअवे कपल्स को हमेशा कोर्ट्स ने प्रोटेक्शन दिया है, चाहे वो कभी भी किसी भी उसमें आए। तो रनअवे कपल्स को भी प्रोटेक्शन देना इज ऑलमोस्ट लाइक गिविंग देम प्रोटेक्शन। जी ऐश्वर्या जी, हमारे एक और दर्शक हैं जो हमसे अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार, दिल्ली से हैं वो। हेलो जी नमस्कार। जी हाँ नमस्कार मैम। जी पूछें अपना सवाल, कुछ कहना चाहते हैं। जी मैं ऐश्वर्या मैम से ये प्रश्न करना चाहूंगा। जी पूछें। मैम अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसको जैसा कि अभी बाहर से लगातार इस तरीके के केसेस सामने आए हैं कि अगर कोई इंटिमिडेट करता है, उसको किसी तरीके से धमकियां देता है, तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा? हम कोर्ट में जाकर के उसको किस तरीके से रखेंगे उस बात को, या फिर कहाँ जाएंगे उस बात को रखने के लिए? आप जो इंटिमिडेशन की बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप के अंदर इंटिमिडेशन है या सोसाइटी इंटिमिडेट कर रही है इस तरह के कपल्स को? अगर सोसाइटी इंटिमिडेट कर रही है तो आपके पास प्रोटेक्शन है। ये वी लिव इन अ फ्री कंट्री, आपको राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ डिग्निटी पूरी तरह से है। मैंने जो अभी बात कही रनअवे कपल्स की, वो वही बात है कि अगर आपको किसी भी तरह से कभी इंटिमिडेटिंग या थ्रेटनिंग लगता है तो आप कोर्ट कानून का सहारा ले सकते हैं। हाई कोर्ट में जाके रिट पिटिशन फाइल कीजिए और वहां बताइए कि हमारे को इस तरह से जान का खतरा है, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। और इन कोर्ट्स हैव ऑलवेज स्टूड अप इन फेवर ऑफ दीज कपल्स। मुरारी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस प्रश्न के संदर्भ में? बिल्कुल, ऐश्वर्या ने ठीक कहा कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में ये राइट टू लाइफ और हमें फ्रीडम का सारा अधिकार है और इंडियन पिनल कोड के सारे प्रोविजन अवेलेबल हैं। अगर कोई धमकी देता है या इंटिमिडेट करता है 506 आईपीसी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, और नहीं तो हाई कोर्ट में रीट डालेंगे तो उसमें पुलिस के द्वारा वहाँ प्रोटेक्शन आपको दी जा सकती है और हर तरह की गारंटी दी जा सकती है। जो एक मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो लीगली मैरिड हैं, उसी तरह के सिमिलर राइट्स आज की डेट में हर कुछ अवेलेबल है जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन लोगों के लिए। ऐश्वर्या जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी और शायद दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं सहज जीवन में, अपनी मर्जी से दो लोग अपनी मर्जी से रिश्ते में रह रहे हैं बिना विवाह किए हुए, क्या ऐसी शर्तें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद वो लिविंग रिलेशनशिप के कपल्स कहलाएंगे? देखिए, कानून की जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो कहते हैं मैरिज लाइक, और कोर्ट्स ने भी इसको इसी तरह इंटरप्रेट किया है कि एक कॉमन प्रूडेंट इंसान को आप
अगर वो बाहर से देखेगा तो आप पति पत्नी की तरह रहते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। इसमें कोई ऐसे चेक पॉइंट्स नहीं है कि आपने ए चेक, बी चेक, सी चेक कर दिया तो आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। अगर कुछ कम समय सीमा में आप नहीं, रहे, इसमें समय 2-3 महीने रहे, उसके बाद फिर आपको डिसाइड किया कि नहीं रह पाएंगे साथ, फिर वो अलग हो जाते हैं, तो इट इज अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर दैट पीरियड दैट इट वाज। तो पीरियड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू हैव लिव टुगेदर। और बाहर के किसी कॉमन इंसान को किस तरह नजर आता है, वो एक परिभाषा होती है कि कॉमन प्रूडेंट मैन। यानी कि अगर ये चीज डिसाइड की जाएगी कोर्ट के द्वारा, या ये तय किया जाएगा मंशा और नियति और आपका व्यवहार कि क्या आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, उसके लिए भी कुछ पायदान है कि ये सब चीजें आप पे लागू होंगी, कि कोई निश्चित समय अवधि होगी कि इतने समय तक तो आपने रिश्ता एक साथ गुजारा हो, कुछ ऐसा है? समय अवधि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निर्धारित नहीं है, समय अवधि का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये खाली फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आपके क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं, किस तरह आप साथ रह रहे हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं, आपके घर में किस तरह का बाकी सब अरेंजमेंट है, कौन फाइनेंसेस कौन उठाता है, कौन खर्चा कर रहा है, जो नॉर्मल हाउस होल्ड में सब चीज होती है, बच्चे हैं अगर है तो नहीं है, या क्या उनका सोसाइटल सैंक्शन क्या है, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, पर टाइम पीरियड इज इमटेरियल, वो मायने नहीं रखता। मतलब इट इज मटेरियल ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज वन ऑफ द सर्कमस्टांस, बट इट इज नॉट अ पैरामाउंट सर्कमस्टांस। उसके लिए कोई मानक तय नहीं किया गया है कि इस अवधि में रहने के बाद ही आप लिविंग रिलेशनशिप कपल कहलाएंगे। एक और दर्शक हैं बिहार से जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय सिंह अररिया बिहार से बोल रहा हूँ। जी संजय जी बताएं। मेरा ये कहना है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानूनन ये नहीं, एक व्यवस्था दी है। जिस तरह के मान लीजिए औरतों पर व्यभिचार हो रहा था और अत्याचार हो रहे थे, तो लिव इन रिलेशनशिप पर एक प्रोटेक्शन दिया, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है और इससे समाज की शुचिता को भी हानि पहुंच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम स्वतंत्रता के बजाय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हों और इसका समाज पर बुरा असर पड़े। आप पूछना क्या चाहते हैं? मुझे यही कहना है कि इस कानून का लिव इन रिलेशनशिप का हमारे भारतीय संदर्भ में क्या ये सही है? जी, बार बार ऐश्वर्या इस विषय को लेकर मुरारी जी से मैं पूछना चाहूंगी। नैतिक और अनैतिक की बात आती है, जायज नाजायज, सामाजिक असामाजिक शब्द कई बार हमें इस चर्चा पे, शायद इसीलिए संवाद करने में भी हम हिचकते हैं, कहने में हिचकते हैं। हालांकि पहले भी इस तरीके के रिश्ते छिपते छिपाते कहीं ना कहीं मेंटेन होते रहे हैं और शायद अब वक्त आ गया है कि जब इस तरीके की चीजें कालीन से निकलकर बाहर साफ दिखने लगी हैं तो शायद हम लोग संवाद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐश्वर्या, जब हम नैतिक और अनैतिक की बात करते हैं और कोई दूसरा आपको बताता है कि ये गलत है, ये अवैध है, आप एक साथ नहीं रह सकते बिना विवाह किए हुए, कानून जरूर आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है और शायद हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि कहीं ना कहीं एक पारिवारिक मजबूरी भी होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने भी देखिए अपनी बात रखी कि ये सामाजिक बुराई के तौर से भी देखा जा रहा है, ये सिर्फ पाश्चात्य एक प्रभाव है, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, बार बार इस बात को रखा जाता है। नहीं, सही है, लॉ और मोरालिटी की जो डिबेट है वो तो चलती ही रहेगी और इस तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, आफ्टर ऑल हमारी सोसाइटी का एक मेच्योरिटी लेवल अलग है, उस मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको देखिए, शायद इसीलिए इस पे कोई कानून नहीं है जो इस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, इसको पैरामीटर्स में बांधता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे कानून हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं वो उन महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि जो क्योंकि आप अगर सोच लें कि ये हमारे हिसाब से मॉरल नहीं है तो हम आंख बंद कर लें, हमें दिखना बंद हो जाए, तो ये तो एक वो ऑस्ट्रिच सिंड्रोम हो जाएगा कि हमने सिर नीचे बंद कर लिया तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें बिल्ली नहीं दिख रही, हमें शेर नहीं दिख रहा। जो सच्चाई है समाज में, जो एग्जिस्ट कर रही है सच्चाई, उसको समझ के उसमें जो कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम भारत को देखते हैं, तो वहां इस ऐसे विषय पर संवाद की कमी क्यों महसूस होती है? फिलहाल लीगल पॉइंट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नैतिकता और अनैतिकता, क्या ये किसी और का मसला है, ये आपकी खुद की स्वतंत्रता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने दो मेहमानों से। अब हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं शमीना शफीक, जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बेहद करीब से कि अगर
लिविंग रिलेशनशिप को बहुत ही मौजूदा समय में समझने की कोशिश करें तो इसमें बहुत मायने रखता है एक मानसिक पक्ष। शमीना जी, आपको भी ऐसा लगता है असुरक्षा, कोई बुनियादी ढांचा नहीं है कानून की तरफ से, और अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी परवरिश कौन सी होगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ तरीके से स्पष्ट किया है कि ये जो रिश्ता है वो कतई अपराध के दायरे में नहीं है और ना ही ये पाप है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम भारत के माहौल को, जहां पर साक्षरता प्रतिशत जो बहुत ज्यादा सुकून भरा नहीं है, और वो भी वहां पर जब हम 127वें देशों में लैंगिक अनुपात में 118वें स्थान पर आते हैं, 1000 लड़कों में यहाँ पे 918 लड़कियां हैं, और हरियाणा के कई इलाकों में तो हालात बद से बदतर हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश का जो एक मैसेज है वो जन जन तक जाएगा? निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि आज हम बैठकर परिचर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो ये सिर्फ चर्चा स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं है, ये चर्चा आम जनमानस में हो रही है, एक्टिविस्ट में हो रही है, और जो लाखों लाख बच्चे हैं, यंग युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है, खास तौर से वो लोग जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं। क्योंकि ये जो वो चलन है लिव इन रिलेशनशिप का, ये ज्यादातर, मैं ये नहीं कहूंगी कि संपूर्णता, मगर ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा है। उसके रीजंस बहुत हो सकते हैं, मगर ज्यादातर जिसको हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अगर परंपरागत कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीहड़ों में भी जाकर देख सकते हैं कि वहां पर शादी को जब हम कहते हैं तो वो जरूरी नहीं कि एक शादी लफ्ज या उसका जो एक प्रारूप है उसको माना जाए, वहां पर भी लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, मगर वो एक पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का नाम दिया जाता है। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं जहां लड़कियों को बिठा लिया जाता है, 4-4 भाई होते हैं, एक ही लड़की होती है, स्त्री होती है ना, तो उससे शादी करी जाती है, मगर उसको पूरी तरीके से उसको एक पत्नी की तरह अपना धर्म निभाने के उससे अपेक्षा की जाती है। तो हर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये रिश्ता कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई सडनली कोई नई परंपरा आ गई है हमारे बीच में और हम जिससे डर रहे हैं। जहां तक रह गया भारतीयता की, जिसकी बार बार कुछ पक्ष दुहाई देते हैं, तो भारतीयता तो बहुत सारी चीजों में है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी कहीं ना कहीं एक बायस दिखता है, क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है तो हर बार दुहाई ये दी जाती है कि मोरालिटी कहाँ गई, लड़की के कैरेक्टर के बहुत सारे दोषारोपण होते हैं, लड़के पे अभी भी उंगलियां कम उठती हैं। मगर अगर आप भारतीयता की बात करें तो क्या सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर है? पहली बात। क्या सारी जिम्मेदारी औरतों पर है? पहली। दूसरी बात, नहीं है। ये तो बराबर समाज तो पुरुष और महिला से आपको बराबरी का दर्जा देता है, मिल रहा है, मगर सवाल उठता है तो मॉडर्नाइजेशन क्या सिर्फ पुरुषों के नाम पे होगा, महिलाओं के नाम पर नहीं होगा? जी, अगला सवाल, बस आप यहीं रुकिएगा, मैं मुरारी जी तक जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है उनका तर्क बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। जब आप बात बराबरी की कर रहे हैं और ऐसे समय में जब लिविंग रिलेशनशिप को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत उसे वैध करार देती है, ये कहीं भी नाजायज रिश्ता नहीं है, ये जायज रिश्ता है, ऐसे समय में क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वीकार करने की अब स्थिति मौजूदा समय में उत्पन्न हो गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसा कि महानगरों की बात कही है, हम इस स्थिति से अब नजरें नहीं झुका सकते। देखिए, ये स्वीकार तो समाज खुद ही कर लेता है। जैसे समाज का नियम ही है बदलाव, जो बदलाव आता जा रहा है, जैसे कि भी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट की बात की है, उस जजमेंट में एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस की एक रेफरेंस दे दिया है। वो ये ऐसा कंपोजिट एक्ट है कि उसमें आपको बताऊं कि उसका मेंटेनेंस की, उसमें उसको राइट मिल जाता है, राइट टू रेजिडेंस का राइट मिलता है, उसको डैमेजेस के राइट मिलते हैं, उसके खिलाफ कोई टॉर्चर हुआ तो उसके पनिशमेंट उसके मिलते हैं। मीन्स वुमन इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां हो रही है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारे कंट्री में, आपको बताऊं, मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत रिच इंस्टीट्यूशन है। उसमें वो औरत के साथ साथ आदमी का भी कहीं ना कहीं उसका रख रखाव का हिसाब किताब था। सोसाइटी में जब भी कोई इनैक्टमेंट बनता है तो उसका काम है बैलेंस करना। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कहा है पार्लियामेंट को कि आप इस पर कोई प्रॉपर लॉ बनाएं। रीजन बीइंग, आपको बताऊं अर्चना, अभी प्रैक्टिकली कोर्टों में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक लेडी एक आदमी के साथ 2 साल से रह रही है। जिस दिन कोई किसी बात पे डिस्प्यूट हुआ तो वो एक जाके थाने में FIR वो ये नहीं लिखवाती कि मेरे साथ कोई टॉर्चर हुआ, कोई परेशानी हुई, हम लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो सीधे इस बात पे आ जाती है कि दैट दिस मैन वाज सेक्सुअली असॉल्टेड मी फॉर लास्ट 2 years
सो लेट ए केस ऑफ रेप शुड बी रजिस्टर्ड। एक बलात्कार का केस दर्ज होता है 376 के अंदर, और वो आदमी चिल्लाता रह जाता है, उसका कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी आपने सुना होगा दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL भी डली थी, ऐश्वर्या को भी पता होगा कि 376 को उसी दायरे में जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है बलात्कार को, उसी तरह से लिविंग रिलेशनशिप में भी उसमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए पुरुष को। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनहैकमेंट नहीं है, और उसमें ये बात मांगी गई थी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी आपके साथ धोखा दे रहा है लिविंग रिलेशनशिप में, तो यू कैन गो फॉर चीटिंग और अदर जो सेक्शंस हैं, लेकिन आप बलात्कार में क्यों जाते हैं? तो इसको आपको बताऊं, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ हद तक इसका एक ब्लैंक ये भी एक पहलू आपने हमें बताया हो रहा है कि वो एक लेडी 5 साल तक एक साथ आदमी के साथ रह रही है, काफी केसेस 5 इयर्स सफीना जी वो आ रही है, और मेरे ख्याल से कि मेरे साथ तो रेप हो रहा था। जी मुरारी जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि दर्शकों के मन में भी सबसे पहला सवाल इस बात को भी होगा, खासतौर से पुरुषों की तरफ से भी ये सवाल होगा कि क्या इस रिलेशनशिप में रहने के बाद और अगर हमें लगता है कि हम हमारी साथ नहीं निभ रही है और हम अलग होना चाहें, तो क्या कोई महिला उनके ऊपर रेप चार्ज कर सकती है? मैं ऐश्वर्या जी आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन एक दर्शक है हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं लाइन पर, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, मैं संतोष कुलकर्णी बात कर रहा हूँ मैडम, बीदर कर्नाटका से। जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मेरा प्रश्न ये है कि जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसने तो ये वैलिड करार दे दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप वैलिड, जी, लेकिन आप अपने माता पिता या सोसाइटी को तो मना नहीं सकते, उनके विरुद्ध में आप लिव इन रिलेशनशिप करते हैं मैडम। क्या लड़की को या लड़के को प्रॉपर्टी में वही हक मिलता है मैडम जो शादीशुदा लोगों को मिलता है समाज में? आप ये पूछना चाहते हैं? हाँ मैम। जी ऐश्वर्या जी। देखिए, प्रॉपर्टी के जो अधिकार हैं, मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब विस्तार से दीजिए, सिर्फ बंद मत करिए। मुझे मजबूरन इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद इसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक ने भी सवाल पूछा है उसका भी जवाब लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है कि कई दर्शकों का भी ये सवाल होगा, वो मुझसे यहाँ शेयर कर सकते हैं, आप हमें बार बार फोन कर सकते हैं कि क्या रेप का चार्ज अगर आप लगाते हैं, रेप का अगर कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद भी इन्होंने रेप किया है, तो वो कितना नैतिक है और वो कितना उचित है और उसको लेकर क्या धाराएं होंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट। जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन ऑन किया है, हम उन्हें बता दें कि आज लीगल पॉइंट में हम बात कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप और उससे जुड़े हुए कानून के बारे में। मौजूदा समय में भारत में क्या कानून है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर। और एक बार फिर से आपको तारुफ करा दें, हमारे पैनल से हमारे साथ हैं ऐश्वर्या भाटी जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही हैं शमीना शफीक जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से, और साथ ही हैं मुरारी तिवारी जो कि पूर्व सचिव हैं दिल्ली बार काउंसिल से। एक दर्शक थे ब्रेक से पहले, उन्होंने अपनी बात रखी, वो जानना चाहते थे कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या अगर कोई रह रहा है तो क्या उसे संपत्ति का अधिकार है। ऐश्वर्या जी। जी संतोष जी, क्या जो सवाल था उसका बैकग्राउंड ये था कि आप अपने परिवार को नाराज कर देते हैं, आपके माता पिता आपसे गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर आपको प्रॉपर्टी का अधिकार है कि नहीं है। देखिए संतोष जी, ऐसा है कि अगर आपके माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उनका पूरा अधिकार है, वो चाहे जैसे कर सकते हैं। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आपका उसमें अधिकार आता है। जहां तक जो लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर्स हैं उनके कोई आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार की बात है, तो खाली प्रोटेक्शन, राइट ऑफ रेजिडेंस और डैमेजेस के अलावा कोई महिला का अधिकार नहीं है पुरुष की संपत्ति के ऊपर। तो आप देख लीजिए, आपको अपने माता पिता की प्रॉपर्टी अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो उनको नाराज मत कीजिए, नहीं तो उनको साथ लेकर चलिए, जरूर कोई ना कोई तरीका है साथ लेके चलने का। साथ में विकल्प भी दे दिया जवाब में। जी मुरारी जी। इसमें अर्चना, मेरा कहना है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, और ये बात प्रूव हो गई कि ये लेडी लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, तो उसको जो प्रॉपर्टी है, परिवार की जो प्रॉपर्टी है, उसमें पूरी तरह अधिकार है जैसे लीगली वेरिड वाइफ का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कहा है। अभी इसी केस में फैक्ट्स ये थे कि एक दादाजी 20 साल से एक उनकी पत्नी मरने के बाद एक मिस्ट्रेस के साथ रह रही थी, तो उनके जो ग्रैंडसन्स थे उन्होंने डाला था कि क्या इसको अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, एज ए लीगली वेरिड वाइफ उसको प्रॉपर्टी में सारे अधिकार हैं। और जो लड़का पूछ रहे थे कि क्या लड़के को भी अधिकार है, तो लड़के को भी पूरी तरह से अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, चाहे वो पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बिना विल की अगर पिताजी चले गए तो उसमें उसका सारा अधिकार है। अधिकार सब एज इट इज वही है, केवल आपको मैंने बताया कि एक्सेप्ट वो जो बलात्कार वाला जो एक इश्यू है उसको छोड़ के आज की डेट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली सारी महिलाओं को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक मैरिड लीगली वेडिड वाइफ को अधिकार प्राप्त हैं, और लड़के को भी वो सारे अधिकार प्राप्त हैं।
जो एक लीगली वेरिड हस्बैंड है जी। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी में कहीं कोई चेंजेज नहीं है। जी ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी सवाल जो कि हम ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद आप अलग हो जाते हैं और महिला द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जानबूझ के लगाया गया, वो नियति कुछ भी हो, लेकिन अगर वो आरोप लगाती हैं कि लिविंग रिलेशनशिप के दौरान यौन हिंसा की बात रखी है या रेप की बात को रखा गया है, तो क्या उस पर काम होगा? मतलब उस पर मतलब उसको कानूनी तौर से संजीदा तौर से लिया जाएगा, उस पर बाकायदा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, फौरन एक्शन लिया जाएगा? ये मुरारी तिवारी जी ने बिल्कुल सही बात एक एक्सपोज करी, जो एक बहुत ही एक क्रूअल फेस है। मतलब उसे रेप माना जाएगा? लिविंग रेप बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 376 भी आईपीसी का ये कहता है कि अगर आप प्रॉमिस ऑफ मैरिज से भी अगर फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, अगर उसमें कंसेंट भी हो विद द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो वो इट विल यानी कि अगर विवाह की बात को रखकर आप किसी स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं तो कल को वो इस बात को लेकर आपसे मतलब आपके खिलाफ जा सकती हैं कोर्ट, ये कहते हुए कि आपने डिच किया है क्योंकि आपने आधार विवाह करने का बताए थे, लेकिन अब आप तैयार नहीं हैं शादी को करने के लिए। जी हाँ, एक और दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी जी हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप में पति के डेथ के बाद उनके बच्चों का उसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है या उसके वाइफ पर अधिकार होता है? जी शुक्रिया इस सवाल के लिए। ऐश्वर्या जी, मुरारी जी जैसे अभी बताया कि देखिए बच्चे का जहां तक सवाल है, नो चाइल्ड इज ए इलेजिटिमेट चाइल्ड, ये बहुत एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर वो है, व्यवस्था है दैट नो चाइल्ड इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, चाहे वो वेडलॉक से है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप से है, चाहे वो एक कैजुअल, सारे उसके कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। पूरी तरह से अधिकार हैं। महिला के जो अधिकार हैं, महिला के अधिकार उतने ही हैं जितना उसको मेंटेनेंस, एक नॉर्मल पत्नी को जो अधिकार है, मेंटेनेंस के अधिकार हैं, डैमेजेस के अधिकार हैं, अगर वो बिना विल के गए तो वो सारे अधिकार हैं। तो ये सारे अधिकार हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। कुछ इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण या बहुत गहन चीजें हैं जिनसे लोग अवगत नहीं है, क्योंकि अभी आप शमीना जी बोल रही थी जागरूकता इसमें बहुत बड़ा मेन रोल निभाती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसको लेकर कौन कौन से कानून है। आपको ऐसा लगता है शमीना जी की जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा और अदालतों द्वारा किए गए लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, क्या उसके क्रियान्वयन को लेकर बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा? निश्चित तौर पे उसके रीजन पुलिसिया व्यवहार क्या होगा, एक अपने आप में एक नहीं समझ नहीं है। आपने पुलिस की बात करी, मतलब कानून के जो जानकार हैं, जिनको माना जाता है कि वो कानून के जानकार हैं और उनको पालन करने की जरूरत है। मान लीजिए अगर मतलब कपल बैठे हैं मतलब किसी गार्डन में और वो अपना आराम से घूम फिर रहे हैं या बातचीत करें, तो कोई पुलिस वाला आकर पूछ सकता है कि कैसे तुम घुमा रहे हो, या परेशान कर सकता है अगर वो कहें कि लिविंग रिलेशनशिप में है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ लाइफ है, जो ज्यादातर होता है शमीना जी। होता ये है कि थाने में लड़की गई, उसने जाकर कंप्लेन करने की कोशिश करी कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में थी और जैसा कि नॉर्मल होता है और मेरे साथ यौन शोषण हुआ, तो पुलिस नॉर्मल जो आंसर होता है, जवाब होता है, तुम क्या करने गई थी, तुम्हारे भी तो समझ है तुम क्यों रहने गई थी। कुछ और भी कि पारिवारिक दबाव हो या तो राइट, तो वो इतनी भद्दी भाषा होती है जिसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करना उचित होगा। मगर अक्सर जो शिकायतें आती है, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात बताती हूँ आपको, ज्यादातर शिकायतें ये हैं कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी शिकायत ये है, जैसा कि अभी आपने कहा कि बलात्कार की आरोप लगाने की जरूरत क्या है। एक लड़की जिसको जानकारी नहीं कि उसकी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए अधिकार क्या है, एक वो वकील के पास जाती है, मुझे कह लेने दो, तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मली जब आप जाएंगे तो महिलाएं कहती हैं कि हमें जो लॉयर ने बताया अगर आप ये सेक्शन लगाते हो तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। अब उस सूरत में जब लड़की को पूरी जानकारी नहीं, तो वो अल्टीमेटली वही सेक्शन लग जाता है 376 का। सो तो जरूरी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं तो उसको प्रॉपरली उसी तरीके से एडवर्टाइज किया जाए, बताया जाए जन जन तक। मुझे लगता है इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा रोल जी। तो मतलब जो संजीदगी और जो संवेदनशीलता देश की सर्वोच्च अदालत दिखा रही है बहुत जरूरी है, वो तभी जाकर अपने उद्देश्य के लक्ष्य में सफल होगी जब वो जमीन पे दिखाई देगा। एक दर्शक और हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। मैडम नमस्कार, मैं शक्ति प्रजापति बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरे 4-5 बिंदु हैं। जी बोले। पहला ये है कि ये जो कानून बने हैं महिलाओं को लेकर, ये उस दौर को लेकर बने हैं जब महिलाएं अबला हुआ करती थी। आज की महिलाएं काफी हद तक सबला हो चुकी हैं। जी चलिए, मुझे अच्छा लगा आपकी टिप्पणी। महिलाएं इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं
कि महानगरों में वो प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर रिलेशन बनाती हैं। ये छुपा हुआ नहीं है किसी से आज के जमाने में। काफी हद तक तो बैंक बैलेंस भी देख लिया जाता है अपने साथी का। आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? मेरा कहना ये है कि महिलाएं भी प्रताड़ित होती है तो सभी जानते हैं, पर पुरुष भी लंबे अरसे से प्रताड़ित होते रहे हैं इन रिलेशंस में। ठीक है, पूरा ठीक है। समाज तो आप ये पूछना चाह रहे हैं क्यों नहीं होता? जी 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 जी। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अधिकतर अमीर पुरुषों ने गरीब महिलाओं को तो अपने को आश्रय दिया है, पर कितनी महिलाएं हैं अमीर वर्ग की जिन्होंने गरीब पुरुष के साथ संबंध बनाकर उसकी गरीबी को आश्रय दिया है। देखिए, आप अपने सवाल की पटरी से उतर रहे हैं। आप जो जानना चाह रहे थे, मैं कोशिश करूंगी कि अपने मेहमानों तक वो पहुंचाऊं। आपने ये जानना चाहा है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ महिलाओं का ही शोषण नहीं होता है या उनकी सुरक्षा ही ज्यादा मायने नहीं रखती है, पुरुषों के साथ भी शोषण होने की उतनी ही गुंजाइश है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। जी शमीना जी, मैं आप ही के पास आऊंगी इस सवाल को लेकर, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी चर्चा का कतई भी ये संदेश ना जाए हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं तो शोषण किसी का भी हो सकता है। जी शमीना जी, आपको लगता है कि पुरुषों की भी अपनी तरफ से कुछ सवाल होंगे कि गलत तो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही स्त्री हो चाहे वो पुरुष, उन्होंने बात कही, क्योंकि तो उनके अधिकार जब दो इंडिविजुअल साथ में रहने का फैसला लेते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं। एक जो बहुत कॉमन कारण आजकल हो गया है, मेट्रोज में आकर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक लड़की को लगता है कि अगर एक लड़का होगा साथ में फ्लैट में तो जो हमारे एक मैनली जो काम होते हैं वो हो जाएंगे, लड़के को लगता है एक लड़की होगी, कई बार ये रीजंस होते हैं, तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। कुछ रीजन आउट ऑफ लव भी होते हैं, आधार बहुत मायने रखता है। जी 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 जी। उसमें जब दो इंडिविजुअल्स ये फैसला लेते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के की सोच होती है या सिर्फ लड़की की होती है, दोनों का निर्णय होता है ज्यादातर केसेस में। तो अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टनर मूव आउट करता है तो मुझे लगता है जितनी सहजता के साथ, जितने प्यार भरे वातावरण में आप एक साथ रहना शुरू करते हैं, अगर आप अलग हो रहे हैं उसी समझदारी के साथ, उसी के साथ अगर आप अलग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मगर जहां पर रिश्ते इतने बिगड़ जाए, इतने खराब हो जाए, तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने खुद कहा कि कानून जो है वो हकीकत है कि वो महिलाओं को लेकर देखकर, उनकी सोच को देखकर, उनके वातावरण को या उनकी जो भी परिस्थितियां होती हैं उसको देखकर बने हुए हैं। तो पुरुष इसमें कई बार प्रताड़ित होता है, कई मर्तबा प्रताड़ित होता है, और उसको भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, उसको भी मदद की जरूरत होती है। तो जानकारी, अवेयरनेस सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, दोनों पक्षों के लिए बहुत जरूरी। मुरारी जी, जैसा कि आपने भी अभी बात बोली थी कि बहुत अहम है कि अब जैसे कि ऐश्वर्या जी ने भी बताया कि अगर रेप का चार्ज लगता है तो उसे जायज माना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में जो फेक रेप केसेस होंगे उस समय पुरुष अपना बचाव या अपना पक्ष कैसे रखते हैं? देखिए, आज की डेट में तो कोई भी अदालत, अगर लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में कोई अदालत इस बात को दलील को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधा रेप के चार्ज लगाते हैं और एक आदमी लंबे टाइम के लिए बुक हो जाता है। लेकिन उसके लिए अब हमने एक सलाह देना शुरू किया। जब लीगल काउंसिल, आप तो सलाह देते हैं अपने जो क्लाइंट्स को, तो एक एग्रीमेंट के फॉर्म में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है टू लिव टुगेदर, एक एग्रीमेंट बनने लग गया है। और ये जोड़े जो इसकी तरफ प्रभावित होते हैं अर्चना, वो मेनली वो होते हैं जो चाहते हैं कि हम जब चाहेंगे तब इस रिलेशनशिप को तोड़ लेंगे स्वेच्छा से, क्योंकि डाइवोर्स का इतना लंबा हमारे यहाँ प्रोसेस है, जवाबदेही बहुत बड़ी बात है, लंबा प्रोसेस है, इसलिए वो अट्रैक्ट, और जवाबदेही दोनों इसलिए वो लिविंग रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और साथ में अब तो कुछ लोगों ने एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो उस एग्रीमेंट से हो सकता है कुछ हद तक बचाव हो, अपने आप में एक और विषय है, कुछ बचाव हो, लेकिन अदरवाइज आज की डेट में कोई बचाव नहीं है। अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो ये रिस्क हमेशा मुरारी जी का अपना कहना है कि फेस कर सकता है। जी जी, एक और दर्शक है जो हमसे बात रखना चाहती हैं। जी नमस्कार। महाराष्ट्र से हमारी एक दर्शक हैं जो अपनी बात रखती हैं। जी भारती जी, आप पूछ सकती हैं सवाल या कोई बात हमसे साझा करना चाहें? हाँ जी, मैं ये बात पूछना चाहती थी आपको कि एक शादीशुदा आदमी जो उसकी वाइफ को बिना डिवोर्स दिए लाइक सेकेंड रिलेशनशिप रखे और बाद में 5 to 6 years और 10 years और उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप वापस रखे, तो उनके सबकी बच्चे का और वाइफ को उतना ही अधिकार है जितना वाइफ को है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है? बड़ा बुनियादी सवाल किया है आपने, लेकिन मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला लीगल पॉइंट में। एक छोटे से ब्रेक के उस पर आएंगे तो इस दर्शक का जो जवाब है वो विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट, और लीगल पॉइंट में बात हो रही है लिविंग रिलेशनशिप और उससे जुड़े कानून के बारे में। अब तक जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके की संजीदगी और संवेदनशीलता देश की सर्वोच्च अदालत और अदालतों के द्वारा दिखाया गया है, जिस तरीके से फैसलों में काफी संजीदगी और बारीकी और स्पष्टता जाहिर हो रही है, तो क्या एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो जमीन पर भी दिखाई दे। ऐश्वर्या जी, एक दर्शक ने सवाल पूछा था, उन्होंने जानना चाहा था कि अगर किसी पुरुष की शादी हुई है और उसके बाद भी वो किसी पत्नी के साथ, किसी और महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनसे बच्चे भी हैं, तो क्या कानूनी अधिकार होंगे उन दोनों के? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को आप एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि सब बच्चों के बराबर अधिकार है, क्योंकि अब कानून में इलेजिटिमेट चाइल्ड का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो ऑल चिल्ड्रन, वेदर दे आर इन अ वेडलॉक, आउट ऑफ अ वेडलॉक, आउट ऑफ एनी रिलेशनशिप, सब बच्चों के अधिकार बराबर है। जहां तक पत्नी की बात आती है, देखिए पत्नी का जो अधिकार है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक वेडलॉक का जो सैंक्टिटी है उसकी कानून में भी सैंक्टिटी सबसे हायर है। जब हम लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला है उसके अधिकारों की बात करते हैं, तो वो अधिकार मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक प्रिजम्पशन इन लॉ है, और ये प्रिजम्पशन इन लॉ कंप्लीटली रिबटेबल है बाय अ कंक्लूसिव प्रूफ। जैसे ही वो फर्स्ट मैरिज की बात आती है तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है अपने आप में, और जब वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है तो जो दूसरी महिला लिव इन रिलेशनशिप में है उसके प्रॉपर्टी के अधिकार सारे खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मेंटेनेंस, रेजिडेंशियल हाउस एंड द सेम लेवल ऑफ लिविंग दैट शी इज यूज्ड टू, पर उसको प्रॉपर्टी में अदरवाइज कोई अधिकार नहीं मिला। ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई कपल है, वो शादीशुदा है, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है और उसके बाद उनके हस्बैंड किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और वहां से एक बच्चा है, तो लिविंग रिलेशनशिप को जायज माना जाएगा क्योंकि पहली पत्नी से भी तलाक नहीं हुआ है? यहाँ पर क्या परिभाषा होगी? नहीं, तो यहाँ पे बच्चा तो चाहे पहले, वो दोनों बच्चों को समान अधिकार मिलेंगे, वो दोनों समान है, ठीक है। पत्नी का अधिकार ऊपर है, प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है, और जो लिव इन रिलेशनशिप में महिला है उसका खाली मेंटेनेंस और रेजिडेंस का अधिकार। वो लिविंग रिलेशनशिप जायज माना जाएगा जब वो शादीशुदा है उसके बाद भी? हाँ, क्योंकि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है देखिए किसी और महिला के साथ, भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने दो डिस्टिंक्शन किए हैं। एक उस तरह की महिलाएं जो जानते बूझते हुए, क्योंकि जो लॉ में डेफिनेशन है वो मैरिज लाइक है, तो जो जानते बूझते हुए कि पहले से मैरिड हैं, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में जाती हैं तो उसके रिपरकशंस अलग होंगे। लेकिन कई मामलों में कोर्ट में ऐसा भी देखा गया है कि पहली बार मैरिज की बात को छुपा के और लिव इन रिलेशनशिप पुरुषों ने करी है, तो उसके कंक्लूजन्स अलग। मैं इसे विस्तार से जानना चाहूंगी क्योंकि कहीं हो सकता है इसका भी गलत यूज लोग कर सकते हैं मंशा के अंदर। एक हमारे साथ दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछें अपना सवाल। टेलीविजन के सभी सदस्यों को मेरा साथी इस कार्यक्रम को देखकर मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बताएं। मैं अजय कुमार सिंह। जी पूछें सर। मेरा कहना यह है कि परंपराओं के इस देश में जहाँ की 7 फेरों द्वारा शादियां होती है, निकाह के द्वारा शादियां होती है, उस देश में सुप्रीम कोर्ट ने जो खैर व्यवस्था दे दी है साथ साथ रहने का, पर क्या साथ साथ रहने का साबुत के तौर पर क्या देखा जाएगा? जहाँ तक क्या लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन की भी कोई व्यवस्था है? अगर कोई महिला या पुरुष कहीं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके लिए यह साबित वो कैसे करें कि हम साथ रह रहे हैं, खास करके जबकि इस देश में सभी कानूनों का दुरुपयोग होता है, जी हाँ, इस कानून का भी दुरुपयोग होता है। जी खास करके हमने देखा था कि एक हमारे महान अभिनेता पर भी एक साथ रहने की एक महिला ने आरोप लगाया था। तो क्या जी आईपीसी की धारा 498 का भी प्रयोग कर महिलाएं? ठीक है, ठीक है जी, मैं आपका सवाल समझ गई क्योंकि आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, पर मैं समझ गई आप क्या पूछना चाहते हैं। शमीना जी बार बार इस बात को लेकर आ रही है कि स्पष्टता और परिभाषित होना बहुत अभी भी जरूरी है। कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी थोड़े बहुत बने हुए हैं कि चीजें क्या रेखांकित किया जाएगा, इस रेखा के बाद क्या होगा, उस रेखा से पहले क्या होगा। आपको भी ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जब जजमेंट्स आते हैं यदा कदा, उसके बाद आप देखिए 1-2 दिन 3 दिन चैनल्स पे कहीं डिबेट होता है, कहीं डिस्कशन होता है, उसके बाद ये मामला बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो एक आम इंसान को, एक आम शख्स को जो कि या तो अपने आसपास ऐसी रिलेशनशिप्स देख रहा है या खुद वो
उस रिलेशनशिप में है उसके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले तो एक बहुत बड़ा टैबू है अभी भी समाज में, हमें ये समझने की जरूरत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मानना दे दी है, मगर आज भी जो कपल्स रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस बात को छुपा के रखा जाए। अगर वो आउट ऑफ शादी के तो वो एक टैबू अभी भी है, तो क्योंकि टैबू है तो वो खुलकर पूछ भी नहीं पाते कि भाई हमारे अधिकार इसमें क्या है, हमारी जिम्मेदारियां इसमें क्या है। ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं जानती हूँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां आप रजिस्टर करा सके कि हम लिविंग रिलेशनशिप में, जैसे कि आप अपनी मैरिज को कराते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करा सकते। तो जब आप नहीं रजिस्टर करा सकते तो जाहिर सी बात है जो आपने अभी बताया कि ठीक है आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, मगर उसकी भी जानकारी आप कितने लोगों को है। अब मैं आपको बताऊं, जहां पर हम लाइफ टेस्टिमनीज की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, आप ज्यादातर देखिए छोटे शहरों से ये बच्चियां निकल कर आती हैं, छोटे शहरों से लड़के निकल कर आते हैं जो कि व्यवस्थाएं ढूंढते हैं जहां पर साथ रहते रहते, साथ काम करते करते प्यार मोहब्बत प्रेम हो जाता है, साथ में रहने लगते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन की बहुत कमी होती है। जी जी मुरारी जी, बार बार जागरूकता की बात रखी जा रही है, लोगों को नहीं पता है इससे संबंधित क्या अधिकार उन्हें मिले हैं, और इसके साथ ही रेखांकित नहीं है बहुत साफ तरीके से। ठीक है, ये वैध है, अवैध नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैसेज जा रहा है बहुत सीधे तौर से, और इस दौरान जो बच्चे होंगे वो भी नाजायज नहीं है, उनको सारे अधिकार मिलेंगे, और उसके साथ ही अगर आप अलग होते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ आपको कंपनसेट मिलेगा। लेकिन अब फिर सवाल ये उठता है कि परिभाषा अभी भी अधूरी लगती है। देखिए, मैं ओपनिंग सेंटेंस यही बोला था कि इस पर अभी कोई स्टैच्यूट नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई ऐसा कोई लीगल पार्लियामेंट से कोई कानून नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में बड़ा क्लियर किया हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो उन लोगों की भी क्वालिफिकेशन वैसे ही चाहिए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन है, जैसे दोनों मेजर होने चाहिए, पहले से कोई मैरिड नहीं होना चाहिए। ये सारे मापदंड इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है कि अगर वो दोनों मेजर हैं, दोनों मैरिड नहीं हैं, तभी हाँ, ये बात भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैरिड कपल हैं अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं किसी के भी साथ तो वो जायज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। एग्जैक्टली मैंने उसमें भी एक आपको दो चीज करके बताई, आपके जवाब से ही मैंने सवाल निकाला। बता रहा हूँ आपको, इसी जजमेंट में है। और जैसे ये अभी हमारे पूछ रहे थे ये आपके जो कॉलर थे कि कह रहे थे कैसे पता लगता है, तो कोर्टों में ऐश्वर्या को पता है, हम लोग उसी सेम प्रमाइसेस के एड्रेसेस प्रूफ और वहां के और जो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनके स्टेटमेंट्स, उनके टेस्टिमनी, ये इनका सवाल था कि कैसे प्रूव करेंगे कि हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है उनके सबूतों के आधार और इलेक्टोरेट जो वहाँ इलेक्टोरल कार्ड बनता है, उसके अलावा पासपोर्ट बनता है, जो उसी एड्रेसेस के एक ही प्रमाइसेस के हैं, एक ही रेंट एग्रीमेंट में रह रहे हैं। तो ये सारी बातें, इस तरह की चीजों से हम कोर्ट में प्रूव कर पाते हैं कि दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में एज ए हस्बैंड वाइफ। दर्शक हैं जी मुरारी जी, एक दर्शक हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते, मैं सुधीर पांडे बोल रहा हूँ मुंबई से। मैं आप लोगों का वार्तालाप बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और सबसे अच्छे विचार मुझे मिस्टर मुरारी तिवारी जी के लग रहे हैं, क्योंकि ही इज थिंकिंग इनके व्यूज का भी रैशनल है और एक अभी सही दिशा में बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल वैल्यूज अभी चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। बच्चे आजकल अंग्रेजी पिक्चरें देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, वो भी ये लिविंग रिलेशन जो वेस्टर्न कंसेप्ट है इसे काफी कॉम्प्लिकेशन है। हमारी इंडियन वैल्यूज, इंडियन सभ्यता, इंडियन संस्कार काफी अलग रहे हैं। हमारे पुराने जो पुलिस वाले हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं, उनकी मानसिकता कुछ हद तक उस तरह की है। अभी मेरे ख्याल से ये हाई टाइम है कि कुछ हम ऐसी नियमावली बनाए, इस तरह के कुछ अलग संस्थाएं बनाए जहां लिव इन रिलेशनशिप वाले अपने आप को रजिस्टर कर सकें और पहले से एडवांस में बता सकें। इस तरह कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और लीगल सिस्टम के लिए भी ये भारी पड़ेगा कि इस अवस्था में क्या करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुझाव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, फिर से यही बात आ रही है और मुझे लग रहा है दर्शक भी इस बात को लेकर क्लियर है। शायद वो हमारे कार्यक्रम के जितनी भी जानकारी उन्हें मिल रही है उससे भी वो ये समझ रहे हैं कि मौजूदा समय में जो भी चीज़ें बहुत साफ हैं, जो रेखांकित हैं, वो काफ़ी नहीं है इस रिश्ते को परिभाषित करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो रिश्ता जितना ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमेट होता है, वो रिश्ता जब टूटता है तो उतना ही ज़्यादा अगली हो जाता है, उतना ही ज़्यादा बिटर हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा कड़वाहट घुल जाती है कि वो उसके उलझे निकालते निकालते बहुत बहुत परेशानी लगती है। ये बात जो एक मैक्सिम है कि सो लॉन्ग एज देयर, ये मैट्रिमनी की मैक्सिम है वैसे, कि सो लॉन्ग एज देयर इज लव बिटवीन द पार्टीज दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ, बट एज सून एज द लव गोज आउट ऑफ द डोर द लॉ कम्स इन फ्रॉम द विंडो।
अब मैरिज रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत कब पड़ी, जब हमें कानून में बार बार जजमेंट्स में ये पता लगा, ऐसे केसेस से पता लगा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। वो शादी के नाम पे करते हैं, शादी रजिस्टर नहीं होती, उस शादी को प्रूव करना अपने आप में एक बड़ी मशक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी बनाने की अभी भी, लेकिन हमारे देश में देखिए मैरिज रजिस्ट्रेशन आज भी 100% नहीं हो रहा है। जी हाँ। आप मतलब जितनी सीवियर प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी को ग्रिप कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जब जाते हैं तो ये ज्यादातर कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो अल्हड़ उम्र के होते हैं या नौजवान होते हैं, तो उनको खाली प्रेम दिखता है, प्यार दिखता है, आकर्षण उसमें बहुत आकर्षण बहुत होता है। तो उनको ये नहीं लगता कि कभी ये बिगड़ेगा तो कैसे बिगड़ेगा, तो ये बिगड़ेगा तो कैसे बिगड़ेगा। ये जो जजमेंट सामने आ रहे हैं या ये जिस तरह की ये रेप के जो केसेस हैं या इस तरह की चीजें आ रही, इससे इनको पता लगेगा कि या तो ये इसका कोई तरह के रजिस्ट्रेशन, साथ ही ये भी है कि इसको हल्के में ना लें, हल्के में ना लें, बिल्कुल कतई, दीज आर ह्यूमन रिलेशन, और ये दोनों पक्षों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों पक्षों के लिए जरूरी है। अगर देखिए नहीं तो इस तरह जो ये इन्होंने एग्रीमेंट की बात करी, ये फॉरेन कंट्रीज में प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स के नाम पे होते हैं। वो शादी से पहले उनके एग्रीमेंट्स हो जाते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो इस तरह होगी, हम अलग होंगे तो होंगे। तो देखने में सुनने में बहुत अजीब सी बात लगती है। हमारे कंट्री में अभी तक इसका इतना कागजों पर जो रिश्ते हैं वो तय होते हैं। शमीना जी, अभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या कुछ कदम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत ये सारी चीजें आती हैं, इससे जुड़े हुए लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दिशा निर्देश तय किए हैं वो अभी भी रिश्ते की मंशा और रिश्ते के आधार को समझने में पर्याप्त महसूस नहीं होते हैं। तो मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्योंकि समापन की ओर ले जाना है कार्यक्रम को, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है भारत जैसे लोकतंत्र देश में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर? आपने अभी भी बात करी घरेलू हिंसा अधिनियम की, जिसके अंतर्गत हम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है लड़की को, महिला को उसके अधिकारों को दिलवाना। सबसे पहले तो मुझे लगता है उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को सेंसिटाइजेशन और उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। आप ज्यादातर जाइए डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको पता ही नहीं है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो एक जो सबसे, अगर क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं आप, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो संजीदगी वहां दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आपको गिने चुने प्रदेशों में मिलेंगे। तो पहले तो जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कराने वाला है वही नहीं है, तो जो है उसको तो ठीक से कर ले। फिर नए मुरारी जी, आपको क्या महसूस होता है, संक्षेप में बताइए। आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के पार्लियामेंटेरियन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मुलेटेड लॉ जल्दी लाएं, और जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं या रहना चाहते हैं वो अपने प्रॉपर प्रिकॉशन, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों, अपना पूरा लेकर के चलें। मानसून सत्र शुरू हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज इस तरह का इस पे कोई कानून जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानगणों का, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज लीगल पॉइंट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।